Hello friends, again welcome back on my YouTube channel Ranju Classes of English Literature. Friends, today I am going to discuss the summary of the sonnet You That Do Search for Every Purling Spring. मैंने इसकी वीडियो भी पहले भी बना रखी है, ठीक है। सो आज हम इसकी समरी को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्दर एनी एड्यू. लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. देखिए फ्रेंड्स, ये ध्यान से देखना, बिल्कुल इजी है, अच्छे से समझ आ जाएगी. क्रिटिकल एनालिसिस हम इसका कर रहे हैं, क्रिटिकल एप्रिसिएशन है ये, ठीक है. स्टैंजा ये है, इसकी मैं पहले भी करा चुकी हूँ, मतलब मैं समझा चुकी हूँ इस पोम में क्या है. आज हम इसकी डिटेल्ड समरी डिस्कस करेंगे. तो सोनेट फर्स्ट एंड 15, ये 15 सोनेट है फ्रेंड्स, मैं बता दूं अगर आपको, ठीक है. सोनेट फर्स्ट एंड 15 कंटेन a similar theme like the opening sonnet. This sonnet too is an exposition of, क्या है ये, this sonnet is an exposition of Sidney's poetic creed and also a compliment to his beloved Stella. एस्ट्रोफिल एंड स्टेला का मतलब तो फ्रेंड्स आप सभी को पता ही है. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस. सो आपको सभी को पता ही होगा क्योंकि मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ पहले वाली वीडियोस में. तो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला तो पता ही है आपको. तो वही इनकी स्टेला जो है वो एस्ट्रोफिल की बिलविड थी, ठीक है. हु ही कंसीडर्स टू बी हिज ट्रू म्यूज़. म्यूज़ मतलब जैसे गोडेस होती है, 9 म्यूजेज हैं ग्रीक माइथोलॉजी में, वो म्यूज़ की बात कर रहे हैं. मतलब उन्होंने उसको एक भगवान के रूप में, भगवान का दर्जा दिया अपनी बिलविड स्टेला को. हु अनलाइक द म्यूजेज इन्वोक्ड बाय द एंशियंट्स lives in the heart of the poet and it is she who is the real source of inspiration. मतलब इस पोम में क्या है, इस सोनेट में, सॉरी, इस सोनेट में क्या है कि फिलिप सिडनी जो है ना, मतलब डिस्कस कर रहे हैं इसमें कुछ पॉइंट्स. कहते हैं कि कुछ जो पोइट्स होते हैं ना, वो पुराने वर्क को, मतलब चलो पढ़ना ठीक है, पुराने वर्क को अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहते हो तो उसको पूरा डिटेल्ड में मतलब कॉपी करना, मतलब दैट्स नॉट गुड. कि कॉपी नहीं करना चाहिए किसी भी वर्क को. अगर आपने इंस्पिरेशन लेनी है तो अपने मन से लेनी चाहिए, ठीक है. दिल और दिमाग से किसी भी चीज़ को लिखना चाहिए. एग्जैक्ट कॉपी करके लिखना, मतलब उसको हम पोइट्री नहीं कह सकते, या उसको हम सोनेट्स नहीं कह सकते, ठीक है. अगर कोई वर्सेस लिख रहा है, कोई वर्स वही होता है, पोएम्स कोई लिख रहा है, कोई राइटर कोई पोइट लिख रहा है, तो उसको किसी भी प्रकार से कॉपी नहीं करना चाहिए. वही चीज़ जिसमें बता रहे हैं कि उसको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए. और जो ये एस्ट्रोफिल जी हैं, ये जो फिलिप सिडनी जी है, वो किससे इंस्पिरेशन लेते थे अपनी पोम्स वगैरह लिखने के लिए? स्टेला से इंस्पिरेशन लेते थे, वही इनकी इंस्पिरेशन थी, ठीक है. तो उन्होंने लिखा है एंड इट इज़ शी हु इज़ द रियल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन. मतलब उनके लिए वो रियल सोर्स था इंस्पिरेशन का, ठीक है. The poet criticizes the contemporary poets who try to seek inspirations from the ancients or the Italian poet Petrarch. इटालियन जो पोएट है ना पेट्रार्क, जिन्होंने अपनी बिलविड लॉरा के लिए सोनेट्स को लिखा था, वही पेट्रार्क की यहाँ पर बात की गई है. पेट्रार्कन सोनेट भी होती है जिसको इटालियन सोनेट भी बोलते हैं, ठीक है. The poet criticizes the contemporary poets who try to seek inspirations from the ancient or Italian poet Petrarch. They freely borrow their images and theoretical devices to embellish their verses. Some of them use dictionaries to find suitable words for their rhymes. मतलब कि कुछ जो क्या करते थे, डिक्शनरी का यूज़ करते थे, जो कि फिलिप सिडनी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही गलत है. मतलब उनमें से सूटेबल वर्ड्स को ढूंढते थे, फिर उनसे राइम्स बनाते थे. ये चीज़ बिल्कुल ही बेकार की है. मतलब कुछ नया नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, वही बात हो गया. तो ऑल देयर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है ना जो मैंने पहले बताई थी, जिसकी समरी मैंने, उसको मैं उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप देख लेना इसको, ठीक है. All their borrowed material is soon exposed. This also shows that these poetasters are bankrupt of inherent poetic ability. मतलब उनमें किसी भी प्रकार की पोइटिक एबिलिटी नहीं है. पोइट तो वही होगा ना जो नेचुरलनेस से लिखे, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ का कहना था,
पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स एंड इमोशंस। सो वही ये जो पोइट है ना, ये फिलिप सीडी जी इस सोनेट में ना, मतलब रोमांटिक पोइट्स जो है उनकी एडमिरेशन कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, मीन्स उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। और जो इटालियन जो उनके एज के कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं ना, उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ वो कॉपी करके लिख रहे थे, कुछ न्यू नहीं लिख रहे थे। ठीक है, ऑल देयर मटेरियल बोरोड इज सून एक्सपोज्ड। दिस ऑल्सो शोज दैट दीज पोएटेस्टर्स आर बैंकरप्ट ऑफ इनहेरेंट पोइटिक एबिलिटी, नॉर डू दे हैव एनी रियल इंस्पिरेशन। ना ही इनके पास कोई रियल इंस्पिरेशन थी। देन वर्सेस आर दस हैकेंड एंड स्टेल, हैविंग नो फ्रेशनेस ऑफ ट्रू पोइटिक जीनियस। द फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ डिक्शनरी इज़ स्टिल वर्स। मतलब चलो, अगर आप डिक्शनरी का यूज़, ये कह रहे हैं कि अगर आप डिक्शनरी पोइट्स को कह रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं, इटालियन जो पोइट्स हैं उनको एडवाइस दे रहे हैं कि इटालियन और जो उनके कंटेम्प्रेरी थे उनको एडवाइस दे रहे हैं कि अगर आप डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हो, डिक्शनरी का यूज़ करना ठीक है, बट अगर आप लगातार उस चीज़ का यूज़ कर रहे हो, फ्रीक्वेंट यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, वो ठीक नहीं है। तो वही चीज़ इसमें बात की गई है। दे हंट फॉर राइमिंग वर्ड्स एंड एलिटरेटिव वर्ड्स टू डेकोरेट देयर वर्सेस। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो एलिटरेटिव चीज़ों का यूज़ करते हैं, मतलब एलिटरेटिव वर्सेस यूज़ करते हैं, वर्ड्स यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री को सजाने के लिए, अलंकृत करने के लिए। मीन्स दिस प्रैक्टिस मेक्स देयर पोइट्री लुक आर्टिफिशियल एंड कॉन्सिक्वेंटली बोरिंग। मतलब अगर लगातार कोई एक बंदा एक ही चीज़ को यूज़ करता जा रहा है, ठीक है, तो दैट्स मतलब ये बोरिंग सा हो जाता है। ठीक है, रीडर्स के लिए भी और पोइट के लिए तो होता ही है, वही चीज़ बार बार रिपीटेड यूज़ हो रही है। सो दैट्स वाई देयर मेन इंटरेस्ट सीम्स टू डिस्कवर राइमिंग वर्ड्स वेदर दे मेक एनी सेंस और नॉट। मतलब उनका मेन जो इंटरेस्ट होता है ना, वो सिर्फ राइमिंग वर्ड्स को यूज़ करना होता है, चाहे उनकी सेंस बने या ना बने। मतलब वो एक दूसरे से राइम करे या ना करे, राइम स्कीम ज़रूर यूज़ करनी है। ठीक है, सिडनी एडवाइसेस सच पोइट्स टू गिव अप देयर प्रैक्टिसेस। कहता है कि अगर ऐसी बात है ना, तो उन पोइट्स को तो अपनी प्रैक्टिसेस को छोड़ देना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ सीकिंग फार फेच्ड हेल्प, दे शुड सीक इंस्पिरेशंस फ्रॉम विद इन, फ्रॉम देयर ओन फीलिंग्स एंड इमोशंस। कहते हैं कि अपने फीलिंग्स और इमोशंस से उन्हें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। ऐसे वैसे कॉपी करके या लिटरेटिव का ज़्यादा यूज़ करके, लिटरेशंस वगैरह का अपनी पोइट्री को डेकोरेट करने के लिए, ये भी ठीक नहीं है। दे शुड लुक इन दे शुड टुक है क्या लुक है दे शुड लुक इन टू देयर हार्ट एंड राइट। सिडनी इज़ क्लोजर टू द रोमांटिक्स हु गेव इम्पोर्टेंस टू देयर ऑन फीलिंग्स। यहाँ पे 5 नहीं है फ्रेंड्स, ये 5 मिस्टेक। Sydney is closer to the romantics who gave importance to their own feelings. Poetry was considered to be spontaneous overflow of powerful feelings. ये जो है ना फ्रेंड्स, ये वर्ड्सवर्थ का कंसेप्ट है। ठीक है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, जिसको विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस टी कॉलरिज ने लिखा था 1798 में। फॉर सिडनी, स्टेला इज़ हिज ट्रू इंस्पिरेशन, या हम कहें ट्रू म्यूज़ है उनके लिए, वो देवी मानते हैं उसे। ठीक है, शी इंस्पायर्स हिम टू राइट, वही उनको इंस्पायर करती है लिखने की। ऑब्वियसली जो एस्ट्रोफिल जी हैं, या हम कहें जो हमारे पोइट हैं, वो बिलविड स्टेला से, अपनी बिलविड स्टेला से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लव करते थे ना। तो दैट्स वाई ही हैज़ रिटन मैनी पोम्स फॉर हर, उसके लिए उन्होंने बहुत सी पोम्स लिखी हैं। ठीक है, अगर आप पढ़े मोस्टली उनकी पोम्स, या हम कहें मोस्टली उनकी सोनेट्स, सॉरी पोम्स नहीं सोनेट्स कहेंगे हम, बिकॉज वो 14 लाइन्स की हैं, और उन्होंने उन्हीं को ही डेडिकेटेड कर रखी है मोस्टली। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने उन्हें डेडिकेट की है इनकी पोम। तो कहते हैं वो क्योंकि उनको रियल इंस्पिरेशन लगती थी। बेशक वो उनको लव नहीं करती थी उनकी बिलविड स्टेला, बट वो तो उनसे प्यार करते थे, दिल से करते थे, इसीलिए वो पोइट्री में उनका जिक्र करते थे किसी ना किसी ज़रिए से। अगर आप पढ़ के देखो इनकी सोनेट्स को, इन ईच एंड एवरी सोनेट ही हैज़ डिस्कस्ड मैनी थीम्स रिलेटेड टू स्टेला, उनके बारे में, उनकी थीम्स के बारे में डिस्कस किया। मतलब उनकी ब्यूटी का, उनकी हर चीज़ के बारे में, उनकी क्या कहूँ मैं, बस हर चीज़ डिस्कस कर रखी उन्होंने, कैसे उनको क्या था उनसे, बहुत ज़्यादा लव था, बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड लव था। उनके फ्रेंड्स उन्हें एडवाइस देते हैं कि आपको स्टेला से लव नहीं करना चाहिए, बट वो करते रहते हैं। तो वही चीज़ इसमें बात कर रहे हैं कि मेरे लिए तो इंस्पिरेशन मेरी म्यूज़ है। मेरी म्यूज़ कौन है? स्टेला है।
शी इंस्पायर्ड हिम टू राइट। अब जैसे ये म्यूजिस वगैरह का भी एक कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स। ये गोडेस थी, 9 गोडेस थी, जैसा कि मैं आपको भी बता चुकी हूँ। और जब भी हम कोई ऐसा वर्क शुरू कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे पैराडाइज लॉस्ट होगा, आपने जॉन मिल्टन का पढ़ा है, या फिर रेप ऑफ द लॉक में भी जो बड़े बड़े एपिक्स होते हैं, या फिर हम कहें हाँ एपिक्स ही बोल सकते हैं, मतलब ज़्यादा इसको ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा ही पेजेस या ज़्यादा ही लाइंस की जो पोम्स हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे पैराडाइज लॉस्ट का एग्जांपल ले लो, वो जो स्टार्टिंग होती है ना, वो म्यूज़ का उच्चारण करके करता है पोइट। मीन्स म्यूज़ को कहता है कि हमें इंस्पायर करो, हम ये वाला वर्क जो है हम लिखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मुझे मतलब मैं अच्छे से लिख पाऊँ इसको। जैसे तो आप जॉन मिल्टन का अगर पढ़ो तो वो म्यूज़ से स्टार्ट करते हैं, मे बी हाँ म्यूज़ से ही होती है उनकी वो पैराडाइज लॉस्ट स्टार्ट। तो उसमें वो कहते हैं कि मुझे इंस्पायर करो लिखने के लिए, देवी माना जाता है इसको। जैसे पोइट्री वगैरह में भी एपिक्स मोस्टली जब लिखने होते हैं तो उसमें म्यूज़ का आह्वान किया जाता है कि हे देवी मुझे अच्छी से मतलब वो देना, एबिलिटी देना कि मैं अच्छे से लिख सकूँ। तो वही चीज़ है कि स्टेला को यहाँ पर उन्होंने अपनी म्यूज़ माना हुआ है, ठीक है, उन्होंने अपनी देवी मान रखा है, वो उनको इंस्पायर करती है। म्यूज़ जो होती है ना मोस्टली इंस्पायर करने के लिए होती है कि हाँ तुम अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन के ने तो उन्होंने म्यूज़ से स्टार्ट किया था, तो फिर वो उनका एपिक बहुत अच्छा भी लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट। उनकी 12 बुक्स हैं, मे बी उन्होंने लिखी है, ठीक है, एक ही उस पर। तो फॉर सिडनी स्टेला इज़ हिज ट्रू म्यूज़, शी इंस्पायर्ड हिम टू राइट। वो मोस्टली जो म्यूज़ होती है वो इंस्पायर करती है किसी भी एपिक को लिखने के लिए। बट इन्होंने स्टेला यहाँ पे ओबियसली जो एस्ट्रोफिल जी हैं वो कोई एपिक तो लिखने नहीं जा रहे हैं, बट वो उनको इंस्पिरेशन मान रही हैं। स्टेला को इंस्पिरेशन मान करके वो कोई भी पोम लिखते हैं तो वो बहुत ही अच्छी लिखी जाती है, उनके लिए वो इंस्पिरेशन है और उनके वो मन से निकलती है पोम्स, उनकी सोनेट्स, ठीक है। लेकिन ये जो कंटेम्प्रेरी पोइट्स हैं तो कॉपी करके लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ ज़्यादा न्यू नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है ना, तो इस वजह से वो कह रही हैं कि मेरे को तो ना रोमांटिक पोइट्स अच्छे लगते हैं। फिलिप सिडनी कह रहे हैं इसमें, या हम कहें एस्ट्रोफिल जी कह रहे हैं। देन thus the sonnets becomes both an exposition of Sidney's poetic creed and great tribute to his beloved. Beloved कौन है यहाँ पर? स्टेला है। Then the structure of the sonnets is Petrarchan, ठीक है, Petrarchan sonnet है, and it is divided into an octave followed by a sestet. octave क्या होता है फ्रेंड्स? पता ही होगा, इतने सारे sonnets हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्टेव होता है 8 लाइन्स जो होती हैं उसको ऑक्टेव बोलते हैं। सेस्टेट जिसमें 6 लाइन्स होती हैं। सो दैट्स वाई 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए ना, 14 लाइन्स की सोनेट होती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव followed by a sestet with a pause in between. Sidney's rhyme schemes often series from sonnet to sonnet. Sometimes it is Petrarchan, ABD, sometimes he follows English patterns with a little modifications. The rhyme scheme in the sonnet is ABBA, ABBA, CC, D, E, ED. As Shakespearean sonnet follows AB, AB, CD, CD, EF, EF, GG rhyme schemes with the 3 quatrains followed by rhymed complete which sums up the idea. Sidney feels that poet should seek inspirations from within their own mind. मतलब कहते हैं कि सिडनी कह रहे हैं कि अगर किसी भी पोइट को इंस्पिरेशन लेनी तो अपने खुद के माइंड से लो ना, खुद के हार्ट से लो, अपनी फीलिंग्स से एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। अगर आप कुछ भी लिख रहे हो, दूसरे पोइट्स ने जो लिख रखा है वही आप ऑलरेडी फिर वो उसी को ही मॉडिफाई करके लिखना, दैट्स नॉट गुड. So Sidney feels that the poet should seek inspirations from within their own mind and heart and express their own feelings and emotions as they follow out there rather than selfishly imitating the method or the style of the ये आएगा हमारा ancient or foreign poets. They are a liberty to use any by the rhyme scheme which may beautifully embody their feelings, restricting to the overall unity and fixed number of lines, that is 14. If they choose to write a sonnet, they can use any rhyme scheme and use any number of lines if they wish to write a lyrics or song. So I hope आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये थी हमारी समरी जो हमने डिस्कस की है, ठीक है फ्रेंड्स। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।
ठीक है, हाँ बाकी मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ. सो दैट्स फॉर ऑल टुडेज लेक्चर. If you like this video, please subscribe my channel and as well as share with your friends. Thanks for watching this video. Have a nice day.